गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में बात की थी अनुसंधान के प्रकार में, आज उसी पर हम फिर से दोबारा चर्चा करने जा रहे हैं। अनुसंधान के और भी निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है जैसे कि पाठा अनुसंधान, दूसरा है शास्त्रपरक अनुसंधान, तीसरा है ऐतिहासिक अनुसंधान, चौथा है तुलनात्मक अनुसंधान, पांचवा है मौलिक अनुसंधान, छठवां है व्यवहारिक अनुसंधान, सातवां है क्रियात्मक अनुसंधान। तो हम पहले पॉइंट पर मैं बताने जा रही हूँ कि पाठानुसंधान होता क्या है। कि भाषा संबंधी किसी भी काव्य कृति के संपादन का कार्य और पाठ का निर्धारण ही पाठानुसंधान होता है। किसी भी काव्य की कृति का अनेक पांडुलिपि के आधार पर किसी प्रमाणित पाठ का निर्धारण पाठानुसंधान के अंतर्गत आता है। जैसे कि संपादक द्वारा अपनी रुचि के पाठ की कल्पना करना और नए शब्दों का गठन करना अवैज्ञानिक है, क्योंकि संपादक इस प्रकार की कल्पना करने का अधिकार उसे नहीं होता है। संपादक कार्य में संपादित विषय से उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है जिसमें वह पाठ का अनुसंधान कर रहा है, तभी वह पाठ को प्रमाणित रूप से निर्धारण कर सकता है। हस्तलिखित अथवा छपी पुस्तकों या सूची या तालिका प्रस्तुत करना यह सब हमारी पाठानुसंधान के अंतर्गत आती है, जिससे हम पाठानुसंधान का कार्य करते हैं। हिंदी में जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, पाठानुसंधान का कार्य अधिक नहीं हुआ है, पर जो हमारे पुराने लेखक के रचनाकार जो लिखे गए हैं उस पर काम हुआ पाठानुसंधान में। जैसे कि पद्मावत को ले लें, या तुलसी के रामचरितमानस, या सूर के सूरदास, अनेक जो प्राचीन कवियों के महत्वपूर्ण कृतियों के पाठ का निर्धारण विद्वानों ने किया है। यह सब हमारे पाठानुसंधान के अंतर्गत आता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है शास्त्रपरक अनुसंधान। शास्त्रपरक अनुसंधान हिंदी में साहित्य में अनेक विधाओं, अलग अलग उसमें अध्याय हैं, उसके अनुसार से हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। कवि के साथ ही आधुनिक युग में गद्य के अनेक विधाओं का विकास भी हुआ। इस शास्त्रीय अध्ययन में रचनाओं को आधार नहीं बनाया जाता, बल्कि काव्य या गद्य दोनों को विवेचन किया जाता है। इस प्रकार के समस्त अनुसंधान में हम शास्त्रपरक साहित्यिक अनुसंधान को हम उसके अन्वेषण के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। जैसे कि हिंदी के काव्य में अगर हम देखते हैं कि रूप विधान या हिंदी के गद्य में रूपों का विकास, आजकल यह कार्य पर्याप्त रूप से हो रहा है। कभी कभी यह भी सच है कि साहित्य रचना काव्य रूपों को अतिक्रमण भी कर देता है। जैसे कि अगर उसमें ज़्यादा ही हम विचार विमर्श या शास्त्रों के अनुसार अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसका अतिक्रमण भी हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में हम ले लेते हैं कि अज्ञे जी ने जो भवंती नामक एक रचना लिखी है, उसका अतिक्रमण हुआ है। यहाँ भाषाओं पर भी अतिक्रमण हो गया है। इस प्रकार से इसकी रचना में जैसे कविता हो गया, उपन्यास, नाटक की भूमिका हो जाती है, अथवा विभिन्न भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तो यह भी सब हमें देखने को मिलता है कि शास्त्रानुसंधान में कि यहाँ पर शोध के एक प्रकार से जिससे भाषा या भाषा शास्त्र किसी के भी अंतर्गत रखा जाता है, और इससे हम फिर शास्त्रपरक अनुसंधान कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है। तो ऐतिहासिक मतलब होता है कि इतिहास से लिखे गए अनुसंधान। तो हिंदी साहित्य में अनेक इतिहास लिखे गए हैं। तो उस समय हम अगर चर्चा करते हैं तो आधुनिक साहित्य को इस प्रकार रखा जाता है कि उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करे जाते हैं कि इतिहास में क्या क्या गतिविधियों को लेकर लिखा गया, मानव की चेतना को उसमें उल्लेखित किया गया, इतिहास में विश्व इतिहास में क्या उसका संदर्भ निकलता है। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण क्षेत्रों को देखकर हम ऐतिहासिक अनुसंधान पर शोध पर अपना आधार बनाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ शोध ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्यों पर भी प्राधान्य रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे विभिन्न रचनाकार हो गए हैं, जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जिसने हिंदी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास बुक लिखे हैं, और डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी जो काव्य शास्त्र का इतिहास है। तो इस प्रकार से हम अनेकों
लेखकों की पुस्तकों या ग्रंथों को हम शामिल करते हैं तो आधुनिक युग में किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर लिखा गया है, उसके विषय उसके विधाओं को आधार बनाकर लिखा गया है। जैसे कि नई कविता का इतिहास क्या है, उपन्यास का इतिहास क्या है, इस प्रकार से अनेक इतिहास ग्रंथों की रचना इसमें की गई है। तो हम देखते हैं कि मौलिक तत्वों का उद्घाटन अथवा ज्ञात तत्वों और मौलिक नवीन व्याख्याओं पर अंतर्निहित होता है। तो विशिष्टता हम देखते हैं कि यहाँ पर आधारों पर हम देखते हैं कि अनुसंधान में तथ्य प्रधान और व्याख्या प्रधान भागों में वर्गीकृत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दो है, तथ्य और व्याख्या, दोनों का इसमें समन्वय बहुत आवश्यक है अनुसंधान में। साहित्यिक दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो साहित्यिक अनुसंधान में तथ्यों की व्याख्या भी उतनी ही है जितनी की व्याख्या के लिए तथ्यों का आधार है। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों विशिष्टताओं का समावेश हमारे साहित्यिक अनुसंधान में पूर्ण रूप से और वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तुलनात्मक अनुसंधान क्या है। कि तुलनात्मक अनुसंधान से यह मतलब कि किसी भी लेखकों की तुलना करना, चाहे उनकी भाषा हो, चाहे उनकी लेखनी हो, चाहे उनकी रचना हो, इस पर हमें तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर सकते हैं। तो शोध प्रविधि के अंतर्गत हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। इस पर बहुत काम हुए हैं बहुत सारे, कि इसमें दो से अधिक आयाम होते हैं जिस पर हम विचार विमर्श करके अपने अधिक हम क्या बोलते हैं सामग्री संकलन करते हैं और उन दोनों के हम तुलनात्मक फिर अध्ययन करते हैं। कि शोध एक विशिष्ट मानसिक मांगों की पूर्ति करता है। और जैसे कि हम विश्व में जो साहित्य हमें मिलता है उस पर हम अनेक आयामों पर हम विचार विमर्श करते हैं। जैसे कि दो साहित्य हो गए, ये दो भाषाएं हो गई, उसको लिखकर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो एक ही भाषा के उस युग में देखते हैं कि दो साहित्यकारों ने किस प्रकार से उस कृतियों में तुलना करके उसे हिंदी भाषा में उसे क्या बोलते हैं प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो काव्य प्रवृत्ति की तुलना इसमें की जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि निराला और पंत की काव्य तुलना, ऐसे अष्टछाप के कवियों के काव्य तुलना, संत हो गए या सूफी काव्यधाराओं की तुलना, या उसमें रासों काव्यों की तुलना। छायावादी में अगर हम देखते हैं जो छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगशील कवियों में क्या क्या अंतर है, तो यह इस प्रकार से हम दो से अधिक रचनाकारों की भी हम साहित्यिक तुलनाएं हम इसमें कर सकते हैं। तो दो भाषाओं में एक ही युग में एक ही काव्य प्रवृत्ति में जो साहित्यिक रचना रची जाती है उसे हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करना। जैसे कि हिंदी है उसी को हम गुजराती या अन्य नई कविता इस प्रकार से हम ले सकते हैं, या हिंदी है कन्नड़ में हम उसको फिर से करते हैं नई कविता के आधार पर। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में बहुत सारी ऐसी है कि हम हिंदी में लिखे गए लेख को हम विभिन्न अनेक और भाषाओं में हम उसको अनुवाद करके या तुलनात्मक उसका हम अध्ययन करके हम अपनी विवेचनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वह जो हमारी भारतीय विचारधारा और संस्कृति के अनुरूप साहित्य को किस प्रकार से आज तुलनात्मक अध्ययन हो रहे हैं। तो इससे हो सकता है कि विभिन्न भाषाओं में जो है जिसे हम नहीं समझते उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है और हमें उससे सामग्री संकलन में भी आसानी होती है कि हमें वह फिर चीज़ें हिंदी भाषा में भी हमें वह उपलब्ध होने लग जाती है। तो इस प्रकार से समसामयिक परिस्थितियों में हम देखते हैं तो किस प्रकार से आज दो भाषाओं के ज्ञानों या साहित्य के बीच में किस प्रकार से संपर्क स्थापित हो रहा है और आज हमें आसानी से हमें उसी माध्यम से हमें सामग्री उपलब्ध हो जा रही है और हम उस पर आज हम शोध करते चले जा रहे हैं। तो फिर इसके बाद अनेक अनुसंधान की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि एक और हमें मौलिक तथ्यों का उद्घाटन होता है तो दूसरी ओर हमें ज्ञात तथ्यों की मौलिक एवं नवीन व्याख्या की भी खोज इससे मिल जाती है। तो इस आधार पर विविध प्रकार के अनुसंधान करना संभव हो गया है। अपने विचारों को हम क्षेत्र और उसके विस्तार से हमें नए नए विचारों को हम फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साहित्य के अनुसंधान में हम देखते हैं कि अनुसंधान के अंतर्गत आज हमें प्रमाणित और
मौलिक हमें क्या बोलते हैं, मौलिक आज हमें रूप उसका एक किसी भी चीज का सृजनात्मक वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आज हमें प्रस्तुत मिल रहा है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट आता है कि मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान क्या है, कि मौलिक अनुसंधान को हम क्या कहते हैं। तो मौलिक अनुसंधान क्या होता है, जिसे हम विशुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं। विशुद्ध अनुसंधान तो यह होता है कि अन्य अन्य नियमों की खोज की सहायता करता है। इसका मतलब होता है कि उद्देश्य नवीन तथ्यों या ज्ञान को प्राप्त करना या ज्ञान की सतत वृद्धि करना। विशुद्ध अनुसंधान द्वारा पुराने जो सिद्धांतों को परीक्षण के पश्चात हम फिर उसे एक नया रूप या संशोधन करके नवीन तथ्यों या घटनाओं को हम जांच परख करके हम उसे आज वर्तमान परिस्थिति में प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में घटनाओं की जानकारी या समस्याओं का समाधान, यह सब भी हमारे मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि व्यवहारिक अनुसंधान क्या है। व्यवहारिक अनुसंधान यह होता है कि शोध करने से पहले कभी हमें जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है, सामग्री का संकलन, आंकड़ों की समस्या का निदान या उस पर हमें विवेचन विश्लेषण आदि किए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे व्यवहारिक सर्वेक्षण के द्वारा किस क्षेत्र की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि किसी विद्यालय पर अध्ययन में कोई जाति विशेष या कोई ऐसे समुदाय से कभी लड़ाइयाँ हो रही है या कुछ अड़चनें पैदा हो रही हैं, तो उस पर हम किस प्रकार से समाजीकरण और उसको समुदाय को एकत्र करके हम कई रोचक प्रश्नों को भी उठा सकते हैं और उनके झगड़ों या उसके संघर्षों को भी हम दूर कर सकते हैं। तो यह हो जाता है कि हमारे आसपास जैसे व्यवहारिक जीवन में जो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका हम निवारण किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से हम नई प्रश्नों का उसमें उल्लेख होता है और उस पर हम उसको हल करके किस प्रकार से हमें अंतिम कोई नया हमें रूप उसे देखने को मिलता है या हमें अंतिम उत्तर मिल जाता है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक अनुसंधान में हम देखते हैं कि जो हमारे विभिन्न तरीके से धारणाएं हो गई, उसको स्पष्टीकरण या सहायता के माध्यम से उसको हम एक इन धारणाओं के विकास में हमें मदद मिलती है। मतलब हमें समाज में एक नया वातावरण हम उसमें ला सकते हैं और इससे हमें प्रगति होती है हमारे समाज में भी। तो ये सब हमारे व्यवहारिक अनुसंधान हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान हम किसे कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि है क्योंकि जैसे कि हम उदाहरण में SM कोरी ने लिखा है, एक अध्ययनकर्ता अपने निर्णयों तथा क्रियाओं का दिशा निर्देशन करने, उन्हें सही बनाने एवं उसका मूल्यांकन करने के लिए जिस प्रक्रिया के द्वारा समस्या को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है, उसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। मतलब किसी घटना या समस्या के क्रियात्मक पक्ष को अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हम निष्कर्ष का उपयोग विद्यमान या अवस्थाओं में हम परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो वह सभी क्या हो जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किसी भी व्यावसायिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति वैज्ञानिक रूपों से अपनी समस्याओं का अध्ययन किस दृष्टिकोण से करते हैं, अपनी नीतियों निर्णयों के आधार पर स्वयं ही सुधार लाने की उपयोगिता करते हैं। तो ये सब क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हमारी सामाजिक जो समस्या या घटना के क्रिया पक्ष को हम ध्यान में केंद्रित करके और उसका अनुसंधान के द्वारा किस प्रकार से हम निष्कर्ष लाने का प्रयोग करते हैं और विद्यमान हमारी सामाजिक जो अवस्थाएं हैं उस पर हम परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो यह सब क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती है कि वह किस प्रकार से हम उसे सरल और सुगम रूप से हम लोगों तक हम उसे पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह टॉपिक कंप्लीट हो गया अनुसंधान के प्रकार। अब कल हम पुनः दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।